देवियों और सज्जनों नमस्कार। कविताएं सुनी अनसुनी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज और आज बात करते हैं 1727-1728 के एक महत्वपूर्ण युद्ध पालखेड़ के युद्ध की, जिसमें कि श्रीमंत पेशवा बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को बहुत बुरी तरह परास्त किया था। ये बात तो हम सब जानते हैं कि पेशवा श्रीमंत बाजीराव प्रथम सभी युद्ध में विजयी ही हुए, एक भी युद्ध हारे नहीं थे। और आज हम जिस युद्ध की बात करेंगे वो इसलिए भी क्योंकि ये युद्ध इतना महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड वॉर 2 के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एलाइड फोर्सेस के फील्ड मार्शल बर्नार्ड लॉ मॉन्टगोमरी की एक किताब आई 1968 में पब्लिश हुई, द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर। इस पुस्तक में फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने पूरी दुनिया में हुई कुछ चुनी हुई लड़ाइयों का जिक्र किया है। ये बताया है कि वो लड़ाइयां महत्वपूर्ण क्यों हैं, उनसे क्या सीखा जाता है। इस पुस्तक में 1968 की पुस्तक, इसमें उन्होंने तब से 240 वर्ष पूर्व हुई पालखेड़ की इस लड़ाई की बात की है। पेशवा बाजीराव प्रथम के जनरलशिप की, ट्रूप मोबिलाइजेशन की बहुत सराहना की है। इस युद्ध ने तत्कालीन इतिहास का रुख बदला। तो आइए इस कड़ी में हम और आप इस युद्ध के विषय में जान लेते हैं। तो पहले इस युद्ध के जो जनरल्स थे उसके बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। श्रीमंत पेशवा बाजीराव प्रथम के विषय में तो हम सब जानते ही हैं। 1700 कॉमन इरा 1700 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता श्री बालाजी विश्वनाथ जी भी पेशवा थे। 1720 में पिता के निधन के पश्चात छत्रपति शाहू महाराज ने मात्र 19 वर्षीय बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया और इन श्रीमंत बाजीराव प्रथम की गणना पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जनरल्स में होती है। अब बात करते हैं निजामुल मुल्क की। निजामुल मुल्क एक खिताब है, उपाधि। व्यक्ति का नाम है मीर कमरुद्दीन। इसका जन्म हुआ 1671 में। युवावस्था में मीर कमरुद्दीन ने छत्रपति संभाजी महाराज के विरुद्ध और फिर छत्रपति राजाराम के विरुद्ध युद्ध लड़े। दक्खन में लड़े। औरंगजेब दक्खन में ही था। 1680 के दशक के बाद औरंगजेब जो दक्खन में आया वापस तो जा नहीं पाया था, तो औरंगजेब की नजर में मीर कमरुद्दीन आया। औरंगजेब का मीर कमरुद्दीन पे भरोसा बढ़ता गया। फलस्वरूप औरंगजेब ने 1699 में मीर कमरुद्दीन को एक खिताब दिया, चिन किलीच खान का। अर्थात मीर कमरुद्दीन को चिन किलीच खान का खिताब श्रीमंत बाजीराव प्रथम के जन्म से 1 वर्ष पहले मिल गया। सोचिए, पालखेड़ के इस युद्ध के दोनों जनरल्स के बीच आयु में लगभग 30 वर्ष का फासला था। खैर, वक्त बीता और 1710 के दशक में जो तत्कालीन मुगलिया सम्राट था उसने चिन किलीच खान मीर कमरुद्दीन को निजामुल मुल्क का खिताब दिया। ये दक्खन के 6 सूबों का सूबेदार था। उसी दशक में पेशवा श्रीमंत बालाजी विश्वनाथ जी ने मुगलों के साथ बहुत सारे समझौते किए, जिनके अंतर्गत उस क्षेत्र का चौथ टैक्स जो होता है और सरदेशमुखी जो सरचार्ज होता है, इसकी वसूली मराठों के हाथ में आई। अर्थात कुछ क्षेत्रों की सूबेदारी निजामुल मुल्क के पास और रेवेन्यू मराठों के पास। इसी दशक में दिल्ली में जो मुगलिया सिंहासन था उसमें तमाम उठापटक चल रही थी। एक ने दूसरे को मारा, ये राजा बना, वो राजा बना, बहुत कंफ्यूजन था। ऐसे में दक्खन में जब निजामुल मुल्क को अपने क्षेत्रों पर नियंत्रण पाना था, तब उसने मराठों का साथ चाहा। तब तक 1720 में श्रीमंत बाजीराव प्रथम पेशवा बन चुके थे। उन्होंने युद्ध में 1720 में और फिर पुनः 1724 में निजामुल मुल्क का साथ दिया, उसकी मदद की। ये मराठों और मुगलों के बीच एक समझौते के अंतर्गत था जो कि पेशवा बालाजी विश्वनाथ जी ने किया था। तो पेशवा बाजीराव जी ने उस समझौते की मर्यादा रखी जैसे योद्धा रखते हैं। इसके बाद छत्रपति शाहू महाराज जी ने कहा कि क्यों ना निजाम की फौज और मराठे मिलकर दक्षिण में कर्नाटक की ओर प्रयाण करें, बीजापुर पर आक्रमण करें और वहां पर साम्राज्य फैलाएं। सोच अच्छी थी, प्लानिंग हो रही थी, पर निजाम समझौते से मुकर गया, धोखा दिया। वो क्यों? क्योंकि निजाम को इन द फर्स्ट प्लेस ये बात अच्छी लगती ही नहीं थी कि सूबे तो उसके पास, पर चौथ और सरदेशमुखी की वसूली मराठों के पास और अपने क्षेत्रों का नियंत्रण तो मराठों के पास था ही। वो क्षेत्र जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय स्वराज माना जाता था। तो निजामुल मुल्क ने 1727 के आसपास मराठों पर धावा बोल दिया। ये है पृष्ठभूमि, ये जो पालखेड़ कैंपेन है जिसकी हम बात करने वाले हैं उसकी। ये जो युद्ध होना था, इसका ऑब्जेक्टिव, मूल उद्देश्य क्या था? मात्र निजामुल मुल्क को परास्त करना नहीं, परंतु ये कि निजामुल मुल्क को और जिन मुगलिया ताकतों को वो रिप्रेजेंट करता था उनको इस प्रकार की शिकस्त देना, इस प्रकार की पराजय देना कि वो पलटकर मराठों को मराठा क्षेत्र की ओर देखने में सक्षम रह ही ना जाएं। ये ऑब्जेक्टिव था, ये उद्देश्य था इस युद्ध का। ध्यान रखिए इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ये बात 1727 के फागुन मास के आसपास की थी। छत्रपति शाहू महाराज ने अपने सभी सिपहसालारों को बुलाया, मशवरा किया और मई के महीने में पेशवा श्रीमंत बाजीराव जी ने निर्णय लिया कि हम निजाम का साथ छोड़ रहे हैं और निजाम पर आक्रमण कर रहे हैं। उस समय निजाम उल मुल्क की राजधानी तत्कालीन औरंगाबाद आज के छत्रपति संभाजी नगर में थी। छत्रपति संभाजी नगर के दक्षिण में जो क्षेत्र था वो मराठों का था, तो निजाम उल मुल्क अपनी राजधानी यहां से पूर्व दिशा की ओर हैदराबाद शिफ्ट करना चाहता था। मराठों से जितनी दूर हो जाए उतना अच्छा। तो 1727 में जब इस निजाम उल मुल्क ने मराठों को धोखा दिया, उस समय राजधानी का ये शिफ्टिंग का प्रोसेस था, ये चल रहा था। तब बाजीराव जी ने ये कहा कि हम अपनी सेना को मोबिलाइज करते हैं। देखिए, मई के बाद जून जुलाई में मानसून आते हैं। सेना के मोबिलाइजेशन में, अर्थात जगह जगह जो मराठा सेना है उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए समय लगता है। ये मोबिलाइजेशन श्रीमंत बाजीराव जी ने उस समय किया जो समय लड़ाई के लिए ठीक नहीं होता, मानसून का, बारिशों का समय। और जब मानसून समाप्त हुए तब उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर निजाम उल मुल्क की राजधानी पर धावा बोला। और धावा भी कैसे बोला? सेना क्या थी उनके पास? एक छोटी सेना ली जिसमें कि बहुत ज्यादा घुड़सवार थे। 2 घुड़सवारों के बीच में एक एक्स्ट्रा घोड़ा, और सैनिक ऐसे जो कि कवच या तो नहीं पहनते थे या ना के बराबर होता था। उनके पास एक ढाल होती थी, तलवार, कुछ के पास तीर कमान और बहुतों के पास बंदूकें। तो मूवमेंट इसका बहुत तेज होता था। तो ये तेज चलने वाली सेना लेकर सातारा के क्षेत्र से उत्तर की ओर छत्रपति संभाजी नगर की तरफ पेशवा बाजीराव बढ़े, और वहां छत्रपति संभाजी नगर के लगभग 60 किलोमीटर पूर्व में जालना में एक युद्ध हुआ। निजाम उल मुल्क की सेना बहुत बड़ी थी, तो इस युद्ध में पेशवा बाजीराव जी ने यह दिखाया कि वो हार रहे हैं, और हार के वो भाग रहे हैं। और कहां भाग रहे हैं? देखिए, वो दक्षिण से सतारा से आए थे, और वहां से जब वो भागे तो उत्तर की दिशा बुरहानपुर की ओर, और उस रास्ते से वे पश्चिम की ओर बढ़े। खानदेश, छत्रपति संभाजी नगर और वहां से हैदराबाद का रास्ता जो है दक्कन का पठार है, उबड़ खाबड़ है पर प्लेन्स है। जबकि जिस रास्ते से पेशवा बाजीराव जी अपनी सेना लेके जालना से निकले वो धीरे धीरे करके पहाड़ियों में चला जाता है, सह्याद्री की। कुछ दूर तक निजाम उल मुल्क की सेना ने उनका पीछा किया, पर मराठे और पहाड़ियां ये तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और वो भी द्रुतगामी मराठे घोड़ों पर। तो जालना के उत्तर में और उत्तर से जब पश्चिम की ओर मराठे मुड़े तो कुछ समय बाद निजाम उल मुल्क की सेना ने उनका पीछा करना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये तो भाग गए। और फिर निजाम उल मुल्क को लगा, अरे वाह, बड़ा अच्छा मौका है। पुणे, सातारा, इस क्षेत्र में जो मराठों का गढ़ है वहां तो पेशवा बाजीराव है ही नहीं, तो मैं वहां आक्रमण करता हूं। तो अपनी पूरी सेना का दमखम लेकर निजाम उल मुल्क छत्रपति संभाजी नगर से दक्षिण पश्चिम की ओर पुणे सातारा क्षेत्र में एक के बाद एक शहर अपने कब्जे में करने निकला। इधर पेशवा बाजीराव जी ने क्या किया कि वे जालना से उत्तर और उत्तर से पश्चिम की ओर खानदेश में, अर्थात जळगांव, धुले, इस क्षेत्र की ओर मुड़ गए थे। वहां से वे दक्षिण की ओर आए पहाड़ियों में, और फिर बहुत द्रुत गति से एक दर्रा पड़ता है, कासरवाड़ी दर्रा, वहां से होते हुए वे छत्रपति संभाजी नगर की ओर बढ़े। इस समय निजाम उल मुल्क की सेनाएं दूर दक्षिण में पुणे, बारामती, इस क्षेत्र में थी। तो निजाम उल मुल्क को जब पता चला कि अरे पेशवा बाजीराव मेरी राजधानी में पहुंच गए, तो डर गया। पूरी सेना को, अपनी बड़ी सी सेना को उसने वापस उत्तर की तरफ मोड़ा। और यहां पर छत्रपति संभाजी नगर के पश्चिम में एक जगह है पालखेड़। इस जगह में एक ऐसा क्षेत्र भी है जो कि सूखा क्षेत्र है, पानी नहीं, कुछ नहीं। इस क्षेत्र में निजाम उल मुल्क की इतनी बड़ी सेना को रोक दिया। निजाम उल मुल्क की सेना पश्चिम में क्यों जाए? वहां पहाड़ हैं, पता नहीं कितने मराठे होंगे। हजारों की सेना जाती थी पहाड़ों में मुगलों की, और थोड़े से 50, 60, 100 मराठे पूरी सेना को ध्वस्त कर देते थे। तो निजाम उल मुल्क की सेना पश्चिम में नहीं जा सकती थी। दक्षिण से तो आए ही थे वो, उत्तर में जाके करेंगे क्या? और पूर्व उत्तर पूर्व में पेशवा बाजीराव जी की सेना थी। तो निजाम उल मुल्क की पूरी सेना वर्ष 1728 के फरवरी के महीने में एक सूखे, बंजर, बिना पानी के इलाके में फंस गई। घंटे दिनों में बदले, दिन हफ्ते में बदले, सेना त्राही त्राही करने लग गई। निजाम उल मुल्क ने संदेशा भिजवाया कि मैं हार गया, बताइए बाजीराव जी आपकी टर्म्स क्या है? तो पेशवा बाजीराव जी की सेना ने क्या किया कि पूरी निजाम की जो सेना थी उसको धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की तरफ लेके गए। एक जगह है मुंगी पैठण, वहां गोदावरी नदी है, उसके किनारे लगभग 100 किलोमीटर का फासला है। और निजाम की सेना ऐसी बेहाल हो गई थी कि उसे सिर्फ पानी चाहिए था, पानी की एक एक बूंद को तरसा दिया था। और वहां पर पेशवा श्रीमंत बाजीराव जी प्रथम ने निजाम को सरेंडर करवाया
और जो युद्ध का जो ऑब्जेक्टिव था कि मुगल फिर मराठों को कभी परेशान न करें, वो अचीव हो गया। देखिए, जो कुछ नगर पुणे, बारामती, इस क्षेत्र में निजामुल मुल्क की सेना ने हथिया लिए थे, वो तो ऑटोमेटिकली पुनः मराठों के पास आ ही गए। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव युद्ध का पेशवा बाजीराव जी ने नहीं भूला। ऑब्जेक्टिव शहर बचाना नहीं, शहर को होल्ड करके रखना नहीं, ऑब्जेक्टिव शत्रु का विनाश था। ऑब्जेक्टिव ये था कि ये शत्रु निजामुल मुल्क और ये जिन मुगलों को रिप्रेजेंट करता है, वो कभी भी मराठों को परेशान न कर पाए। और ये ऑब्जेक्टिव पूरा किया श्रीमंत बाजीराव प्रथम ने। एक इतनी बड़ी सेना को ऑलमोस्ट बिना लड़े पानी की एक एक बूंद को तरसा तरसा करके परास्त कर दिया। और इसलिए ये युद्ध इतिहास के पन्नों में ऐसा लिखा गया कि आज तक इसकी मिसालें दी जाती हैं और लोग इस युद्ध की जनरलशिप से श्रीमंत बाजीराव प्रथम की ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन कैसे किया, ट्रूप्स का फॉर्मेशन कैसे था, अटैक कब होना है, कहां होना है, किस समय होना है, ऑब्जेक्टिव पे कितनी पैनी नजर है, इस सब चीजों के लिए लोग इस युद्ध को याद करते हैं और इससे सीखते हैं। तो ये था 1727-1728 का पालखेड़ का युद्ध। कविराज भूषण ने श्रीमंत पेशवा बाजीराव प्रथम के लिए कुछ छंद लिखे हैं, ज्यादा नहीं है। कविराज भूषण तब तक वृद्ध हो चले थे, अधिकतर समय बुंदेलखंड के क्षेत्र में थे, बीच बीच में कभी मराठा क्षेत्र में आते थे। तो उनमें से एक छंद आइए सुन लेते हैं, संक्षेप में उसका अर्थ देख लेते हैं। कविराज भूषण कहते हैं, साज दल सहज सितारा महाराज चले, बाजत नगारा पड़े धार धर साथ से, राव उम राव राना देश देश पति भागे, तज तज गढ़न गढ़ोई 10 माथ से, पैग पैग होत भारी डावाडोल भूमि गोल, पैग पैग होत दिग मैगल अनाथ से, उलटत पलटत गिरत झुकत उझकत, सिप फन वेद पठिन के हाथ से। वेद पठिन के हाथ से, इसका संक्षेप में अर्थ यह है कि साजिदल सहज सितारा महाराज चले, बाजत नगाड़ा पड़े धाराधर साथ से, कि अपनी पूरी सेना सजाकर पेशवा श्रीमंत बाजीराव चले हैं, नगाड़ा बज रहा है जोर से, और उसका परिणाम क्या हो रहा है कि राव उमराव राणा देश देश पति भागे। जो राव उमराव, जितने राजा थे, राणा थे, जितने देशपाल, सेनापति, ये जितने लोग थे, ये सब भाग रहे हैं डर के मारे। और तजी तजी गढ़न गढ़ोई 10 माथ से, कि जो गढ़ोई गढ़पाल हैं वो अपने गढ़ छोड़ छोड़ करके, तजी तजी छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं। और ये सब लोग कौन हैं? 10 माथ दशानन रावण जैसे लोग हैं। तो शत्रु कौन है उसका भी परिचय कविराज भूषण दे रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये दशानन जैसे शत्रु हैं। और पैग पैग होत भारी डावाडोल भूमि गोल, पैग पैग होत दिग मैगल अनाथ से, कि जो पेशवा बाजीराव की सेना चल रही है उस सेना की चाप से धरती डोल रही है। और दिग मैगल, मैगल अर्थात हाथी, दिग्गज, ये हाथी उन्मत्त हो रहे हैं, इन हाथियों के पैरों की चाप से धरती डोल रही है। और प्रकोप देखिए कि उलटत पलटत गिरत झुकत उझकत सिप फन, सब कुछ गड्ढमड्ढ हो रहा है। किसके प्रकोप से, किनके हाथ से? वेद पठिन के हाथ से। वेद पठिन विप्र द्विज, कौन? पेशवा श्रीमंत बाजीराव प्रथम ब्राह्मण थे। तो ये है पेशवा श्रीमंत बाजीराव प्रथम पर कविराज भूषण के कुछ उवाच, कुछ उद्गार। इसके साथ आज की कड़ी में हमें अनुमति दीजिए। पालखेड़ के युद्ध के विषय में जो कुछ हमारे आपके बीच बात हुई वो आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें लिख के अवश्य बताइएगा। स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहने के साथ साथ मनोबल, शारीरिक बल सशक्त रखिए। जय मां भवानी, हर हर महादेव।